सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब और मामूल के मुताबिक नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। और आज मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत पाकिस्तान ने डोजियर पेश किया है और ये 131 सफ़ात की दस्तावेज़ थी जो कि आज पेश की गई है और नाकाबिल तरदीद सबूत इसमें मौजूद थे। और यही कहा गया है कि हम बार बार ये भारत की हकीकत को बयान करने का काम जारी रखेंगे। डेमोग्राफी तब्दील की गई, ख़वातीन के साथ ज़्यादती की गई, लापता जो लोग हैं तकरीबन 10,000 तो उनकी तादाद बताई गई है। फिर इज्तिमाई कब्रें जो मिली हैं उस हवाले से भी बताया गया है और 3,800 से ज़ायद ख़वातीन जिनके साथ ज़्यादती हुई है। 231 अफराद को करंट लगाया गया है। और वही बात है कि इन सारी ज़्यादतियों पर अक़वाम मुत्तहिदा क्यों खामोश है, क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जाती, क्यों जालिम के हाथों को नहीं रोका जाता। लगारी साहब, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि ये क्या सिचुएशन है कि हम लोग बार बार आवाज़ उठाते हैं, डोसियर हमने पेश किया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दुनिया इसको कैसे कबूल करेगी, कैसे इस पर कार्रवाई होगी? बात यह है कि दुनिया के सामने हकीकतें हैं। यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसने, बैन अक़वामी इदारों ने, मुख्तलिफ तंजीमों ने जो आलमी सतह पर काम करती हैं उन्होंने तमाम जराइम देखे हैं। इंडिया के तमाम जराइम, किस तरह से वो एक इंडिया को उन्होंने जेल खाना बना रखा है, पूरा का कश्मीर को उन्होंने, पूरा मकबूजा कश्मीर को जेल खाना बना रखा है। तमाम कश्मीरी अपने घरों के अंदर और अपने कश्मीर के अंदर एक कैदी की हैसियत से ज़िंदगी गुजारें। जिस जगह पर 9 लाख के करीब इंडियन आर्मी हो, इस छोटे से जोग्राफिया में, वहाँ पर लोगों की ज़िंदगी क्या होगी, वहाँ पर बड़ों की, बूढ़ों की, ख़वातीन की, बच्चियों की और बच्चों की ज़िंदगी किस तरह से होगी, वहाँ किस तरह आपका एजुकेशन सिस्टम क्या काम करता होगा, हेल्थ सिस्टम क्या काम करता होगा, आपका गवर्निंग सिस्टम क्या काम करता होगा। आप एक नाजायज़ कब्ज़ा करके और नाजायज़ गासिबाना कब्ज़ा करके इंडिया 74 साल से कश्मीरियों के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है, बेदर्दी से लोगों को मार रहा है और लोगों की इज़्ज़तें पामाल हो रही हैं। और एक नहीं, दर्जनों बार इस तरह की चीज़ें आई हैं, लेकिन हमारे पास क्या है? हम सिर्फ डोसियर पेश करते रहेंगे, हम सिर्फ बार बार जाकर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर सिर्फ अपनी साल में एक बार एक तकरीर में आवाज़ उठाएंगे। हमें क्या और ऑप्शन सोचने चाहिए? क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है कि हम इंडिया की इस बर्बरियत को, जिसको हम अपना हिस्सा क्लेम करते हैं, जिस इलाके को, जिस खित्ते को, जहाँ की आबादी को हम अपना क्लेम करते हैं, उसकी आज़ादी के लिए हम और क्या कर सकते हैं? ये भारत पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के रियासती इदारों को ये सोचना है। अगर आप सब इसमें आप मुझे बताइए ना, क्योंकि जब हम देखते हैं, हम वज़रा से बात करते हैं या हुकूमती लेवल पे किसी वज़ीर से बात होती है तो वो ये बोलते हैं कि हम हर फोरम पर आवाज़ उठा रहे हैं, हमसे जहाँ जहाँ हो सकता है हम बात करते हैं। UN की तकरीर आप उठा के देख लें, वज़ीर आज़म इमरान खान की, हमने हर लिहाज से इस पर बात की है जो कि पिछले अदवार में नहीं हुआ। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो परफॉर्मेंस दिखाई है शाह साहब ने वो वाकई इससे पहले नहीं दिखाई गई। नहीं, मैं इसको ऐसा नहीं समझता हूँ। इन्होंने जो आवाज़ उठाई है वो इतना काफ़ी नहीं है। इस आवाज़ का उठाना एक मसला है भाई, आपके साथ है, आपके मिला हुआ है और आपका तारीख़ी तौर पर आपके साथ उसे होना चाहिए, क्योंकि जिस बुनियाद पर तकसीम हुई है बरे सगीर की, उस फार्मूले के तहत तो कश्मीर आपका हिस्सा है और आपका ये जो है इस हिस्से को नहीं माना गया है। तो मेरा ये ख्याल है कि आप ये भी सोचें कि हर हल अगर पुरअमनी होना है और हमने सिर्फ पुरअमनी रहना है तो क्या इससे हम अपनी लोगों की जानें बचा सकेंगे? सबसे बुनियादी बात है, क्या हम उसे आज़ादी दिला सकेंगे? और हमारे पास जो और ऑप्शंस हैं उनके बारे में हम क्यों नहीं गौर करते हैं? हमारे पास रिटिलिएट करने का ऑप्शन मौजूद है, हमारे पास जाकर साफ तौर पर यह कहने का ऑप्शन मौजूद है आलमी बिरादरी से कि भाई हम भी एटमी पावर हैं और भारत भी एटमी पावर है। हमारे संगीन तनाज़ात हैं, अगर आलमी बिरादरी इस आज़ादी, कश्मीर की आज़ादी के लिए कुछ नहीं कर सकती तो फिर हमारे पास भी यही आखिरी हरबा रह जाएगा
कि हम जंग का रास्ता अख्तियार करें। हम ऐसी बात ही नहीं करते, हम डरते रहते हैं कि जनाब हम ये बात ना करें। इसमें वजह मसाइल के हल के लिए कौन सा अमरीकी मसला था, वो इराक पर आया था। उसने बाकायदा इंडिपेंडेंस ऑफ इराक एक्ट मंजूर किया और मंजूर करने के बाद उसने 5 साल के बाद इराक पर चढ़ाई कर दी। यानी क्या इराक एक शख्स से, एक आमिर से, एक सद्दाम हुसैन से आज़ादी दिलाना अमेरिका की जिम्मेदारी बनती थी। अमेरिकी कांग्रेस ने एक कानून पास किया था कि हम इराक को आज़ाद कराएंगे और ईरान को सद्दाम को जो उन्होंने फांसी पर चढ़ाया, अगर ये उसकी आज़ादी थी तो ये भाई ये जिनन आज़ादी है जिसके लिए लोग जो हैं वो उनकी सदी हो गई है जब से डोगरा राज कायम हुआ। और फिर यहाँ पर ये तो लगारी साहब आपने डरने की जो बात अभी की है उसमें मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या हर्डल्स क्या है, हमें खौफ क्या है, क्यों हम लोग खुल के फिर सामने नहीं आते? क्योंकि देखिए इसमें ये भी बातें हो रही हैं कि इकनॉमिक टाइज का भी बड़ा मसला है। वो ममालिक जो कि अलमबरदार बनते हैं इंसानी बुनियादी हकूक़ के, वो इस पर प्रोएक्टिव किरदार अदा नहीं कर रहे। वो भी करें तो कुछ ना कुछ होना, दुनिया उस तरह कबूल करे। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अमेरिका की अफ़गान जंग तवील 40 साल तक अमेरिका जो है इस जंग को लड़ता रहा और आलमी बिरादरी को 20 साल से पूरी आलमी बिरादरी की फोर्सेज लेकर आया, नेटो फोर्सेज लेकर आया, दुनिया भर से सेरेमोनियली से ही, फिलिपाइन से, श्रीलंका से, फुलां से, इधर से उधर से सारी फौजें लेकर आया और यहाँ आकर एक जंग मुसलत की। भाई आपका क्या काम था किसी मुल्क के ऊपर जंग मुसलत करने का? रजीम चेंज करिए आपने, क्या रजीम चेंज आपकी ज़िम्मेदारी है क्या? ना आपका कौन सा अखलाकी वो ऐसा जिम्मेदारी थी? नहीं, हम आए थे असल में उसामा बिन लादेन के लिए। तो भाई उसामा बिन लादेन के लिए आपने 20 साल लगा दिए, वहाँ पर एक मुल्क पर 2 बार हुकूमतें मुसलत की और वहाँ पर जो है आपने उन लोगों को आज़ादी नहीं दी कि वो अपना फ़ैसला करें। आप जाते हैं रजीम चेंज करिए, आप जाते हैं इराक इंडिपेंडेंस एक्ट पास करके आप तैमूर की आज़ादी करते हैं, आप सूडान के जनूबी सूडान की आज़ादी के लिए करते हैं। तो भाई कश्मीर के लिए आपको ये बात नज़र नहीं आती। 2 इश्यूज़ हैं, चूँकि इस्लामी दुनिया के हैं इसलिए कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले पर आलमी बिरादरी चुप साध रखी है, सुपर पावर्स ने चुप साध रखी है, खुद इस्लामी बिरादरी चुप साध रखी। ये तो एक ऐसी सूरत हाल है जिस पर खून खौलता है कि भाई अगर आपके पास वसाइल हैं, अगर आपके पास कुछ चीज़ है तो आप आज़ाद कराएं ना। आप किस लिए आज़ाद नहीं कराते हैं? अगर कुछ चीज़ करनी है हिकमत अमली से तो आलमी बिरादरी के सामने ये पेश करें ना कि भाई ये इसी के इजलास ही नहीं होते जिस तरह होने चाहिए, वो भी खामोशी। सारे के सारे इदारों को इन्होंने मफलूज महज करके फेंक दिया है सुपर पावर के सामने। अब यहाँ पर लगारी साहब एक ये भी आज उन्होंने तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि दाइश के 5 तरबियती कैंप हैं जो कि भारत चला रहा है। कितनी तशवीशनाक बात है, यानी कि इनसाइड अफगानिस्तान में जो ग्रुप्स हैं जो कि हम कल भी बात कर रहे थे कि आगे चलकर मुश्किल पैदा कर भी सकते हैं, उनको फंडिंग की जा रही है। और फिर अमेरिका की बात की जाए तो वो उसके हवाले से तासुर दिया जा रहा है कि प्रॉक्सी वॉर शुरू कर सकता है वहाँ पे। देखें, वार उनकी इकनॉमी है, खौफ उनकी इकनॉमी है, डर उनकी इकनॉमी है, दहशत उनकी इकनॉमी है। ये भारत की भी इकनॉमी है और ये यूएसए की भी इकनॉमी है। वो सिर्फ इसको इस्तेमाल करते हैं, दहशत को। पूरी दुनिया लग जाती है अपने हिफाजती इक़दाम के लिए। वो सारे अखराजात जो हैं, वो सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं डिफेंस के, वो सब ये बना रहे हैं और मार्केट कर रहे हैं और हम उसको ख़रीदते जा रहे हैं। आप इस तरह का कपड़ा पहने, आप इस तरह का आपके पास वो होना चाहिए, आपके घर के बाहर कैमरे लगे होने चाहिए, आपके घर के अंदर तमाम जगहों पर जो है वो आप ऐसे कैमरे CCTV कैमरे लगा दें और फिर इस तरह से आपकी मॉनिटरिंग भी खैर से हो रही है और आपको ये तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतने सारे इक़दाम करने हैं। 2 गार्ड रख लें, असला पे उनको दे दें। तो ये सारी मार्केटिंग हो रही है ना, ये खौफ की मार्केटिंग हो रही है, डर की, दहशत की मार्केटिंग हो रही है। तो इस मार्केटिंग के लिए वो कहीं भी दहशतगर्द ग्रुप पाल लेंगे। वो अगर उनको मिल जाएंगे दाइश के किराए के दहशतगर्द अगर आपको कहीं मिलते हैं तो वो लोग खरीद। तो एक बात ये है कि एलिमिनेट करना चाहिए इस खौफ को, इस डर को, इस दहशत को जो आलमी सतह पर फैलाई गई है, उसको बिल्कुल एलिमिनेट करना चाहिए। दुनिया भर की फौजें क्या कर रही हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आती, आलमी बिरादरी को ये बात समझ में नहीं आती है कि कौन फंडिंग कर रहा था शाम में लड़ने वालों की, कौन फंडिंग कर रहा था लिबिया में लड़ने वालों को, कौन फंडिंग कर रहा था जो यमन में लड़ने वाले थे, कौन फंडिंग कर रहा था जो इस्लामी दुनिया के तमाम ममालिक में, पुराने ममालिक के अंदर जो है आप असलहा लेकर चले गए और वहाँ पर जाकर एक तबाहकुन सूरत हाल पैदा कर दी। तो कौन कर रहा था फंडिंग? ये सही।
यानी वो पाकिस्तान में कौन फंडिंग कर रहा है? जो लोग इस तरह से हथियार उठाकर घूम रहे हैं। पाकिस्तान 40 साल से अजाब से गुजर रहा है। क्या ये बात नज़र नहीं आती है आलमी बिरादरी को? बिल्कुल। अच्छा, अब एक और जिन्होंने हरकत शुरू की है, पहले इन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि अब्दुल्ला गिरफ्तार हो गए, जिनके बाद उन्होंने खुद ट्वीट करके वजाहत दी कि भी मैं गिरफ्तार नहीं हुआ, मैं क्यों गिरफ्तार होऊंगा। अब एक और शोशा जो छोड़ा गया कि भारतीय फ़ौज का ये प्रोपेगेंडा जो कि शुरू हुआ है, अदाकार शान शाहिद और उमैर जसवाल को शहीद करार दे दिया। और ये ट्वीट किया भी किसने? भारत के मेजर जनरल रिटायर्ड DG बख्शी साहब ने, और बोल दिया कि भाई वो पंजशेर में लड़ाई के दौरान पाकिस्तान को भारी जानी नुकसान हुआ है, 7 अफसरान, 12 जूनियर अफसरान, 75 कमांडोज शहीद हुए। और साथ में उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें कि शान शाहिद और उमैर जसवाल और बिलाल अशरफ मौजूद थे, और यलगार पाकिस्तानी फिल्म थी, इसकी तस्वीर शेयर कर दी है। यार वो कौवा एक मार कर बालाकोट के अंदर और कहते हैं कि हमने स्कूल तबाह कर दिया। वो अपने भेजते हैं जहाज और दावे और करते हैं। अभिनंदन को अगर बचाने के लिए यहाँ पर लोग ना गए होते, हमारे सिक्योरिटी इदारे के लोग ना गए होते, तो मर चुका होता, और सिर्फ लोगों के ठुड्डों, लातों और घोंसों से मर जाता। वो सब ने देखा है कि किस तरह से उसकी सूरत हाल थी, किस तरह उसको बचाया गया है, और कौन सा बालाकोट के अंदर स्कूल जो है, मदरसा जो है वो तबाह हुआ। यानी झूठ की इंतहा है। शान का क्या काम है वो पंजशेर में जंग करे, और ये जसवाल का क्या काम है कि वो जाकर वहां पर कोई जंग करे। आप झूठ भी तो वो बोला जाए ना जिसके कोई सर पैर हो। यानी हमारी फौज वहां पर जाकर, रेगुलर आर्मी जाकर वहां लड़ रही है। एक शर्मनाक बात है भारत के लिए इस तरह का झूठ करते हुए। ये भोंडी हरकतों से मिलता क्या है? कुछ भी नहीं, सवाए शर्मिंदगी के, नदामत के। क्या समझते हैं कि वो अपने लोगों को मुतमईन कर रहे हैं? ये जो दौलत की कंसंट्रेशन हो रही है भारत के अंदर, जो अरबपति खरबपति पैदा हो रहे हैं, ये समझ रहे हैं हमारी इकोनॉमी सुधर रही है, बर्बादी को रास्ता मिल रहा है। किसान पूरे 1 साल से हड़ताल पर हैं, वहाँ पर जो है लोग भूख से मर रहे हैं, अफलास से मर रहे हैं, गुर्बत अपनी इंतहा को छू रही है। ये पूरा मुल्क अंबानीज़ के और मित्तल्स के और टाटास के और बल्लास के हवाले करके वो ये समझ रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। और इस तरह का झूठ घड़ के भारतीय इंफॉर्मेशन के इदारे झूठ का कारोबार करते हैं, धंधा करते हैं, बकवास करते हैं, और टोटल कोई चीज़ भी उनकी सही नहीं होती है। और इस तरह के इदारे जो हैं वो ज़्यादा देर परवाह नहीं करते। लोगों को एक एक चीज़ का पता होता है। इंडियन को ये पता नहीं है कि झूठ बोल रहे हैं। कितनी भी मशीनें चला दी जाएं, इस तरह की झूठ घड़ने की मशीनें चला दें, उसके नतीजे में क्या होता है? आम आदमी, दुनिया के किसी भी खित्ते में आम आदमी को असल हकीकत का पता होता है, वो जानता होता है। लेकिन बस ये भोंडी हरकत इसलिए होती है कि कुछ हम लोगों को शोहरत मिलेगी, और एक अवाम को बेवकूफ़ बनाने का भी तरीका ये है, और किसी तरीके से फेस सेविंग की कोशिश की जाती है जो कि हो नहीं होती। नहीं होती है, ऐसी कोई फेस सेविंग नहीं होती है। सही। अच्छा, अब दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि अमेरिकी सदर जो बाइडन जो है वो अफगानिस्तान से इनखला के फैसले का बार बार दिफा कर रहे हैं। वो बार बार ये बोल रहे हैं कि भी अलकायदा क्या जहाँ जहाँ मौजूद होगा क्या हम उस मुल्क में हमला करने लगेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। और उन्होंने ये भी कहा है कि पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क किस तरह का कोई ऑपरेशन नहीं किया जो हम लोगों ने किया, कि तारीखी इनखला था। जो बाइडन पिछले 20 साल से इस जंग के खिलाफ थे, जो बाइडन एक ईमानदारी से ये समझते थे ये गलत हो रहा है। जो बाइडन ने ओबामा के साथ काम किया, उससे पहले वो क्लिंटन के साथ काम कर रहे थे, उस वक्त भी नहीं थे। बात यह है कि ये मामला शुरू हुआ था जॉर्ज बुश जूनियर के दौर में, और उसने इसको सलीबी जंग करार दिया था। यानी वो अमेरिका को सलीबी जंग की तरफ लेकर गए थे। लेकिन अब चीज़ें बहुत वाज़ेह हो चुकी हैं, बहुत वाज़ेह हो चुके हैं। अमेरिका और अमेरिका के सहूलतकार वो दुनिया में जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, इस सारी सूरत हाल को वो समझ रहे हैं, और ये बात भी समझ रहे हैं कि उन मुल्कों में अवाम का रिटिलिएशन कैसा हो सकता है, किस तरह का हो सकता है। अच्छा, अगर इस फैसले को देखा जाए तो मेरा ये ख्याल है कि अगर अमेरिकी अवाम के हवाले से सोचा जाए उस तनाजुर में, तो ये फैसला ठीक था कि इतना पैसा भी उनका लग रहा है, फिर एक मुल्क में वो बैठे हुए हैं, उधर जंग बिला वजह की शुरू की हुई, अपना नुकसान तो आज भी लोग कोई काम करें, जो आलमी इदारे काम करते हैं, इंसानी हकूक़ के इदारे काम करते हैं, वो जाएं और जाकर एक एक आदमी से मिलें जो ग्वांतानामो बे से होकर आया है।
किस तरह की दरिंदगी, किस तरह की दहशत, किस तरह की वहशत, जिस तरह की सूरत हाल वहाँ लोगों से होती रही है, उसके बारे में कहानियाँ आनी चाहिए दुनिया के सामने। वियतनाम में क्या हुआ था? वियतनाम में अमेरिका ने शर्मनाक शिकस्त खाई थी, उसको ख्याल नहीं है। मैं कहता हूँ एक गैर जिम्मेदार सुपर पावर के तौर पर अमेरिका को याद रखा जाएगा। हम रहें न रहें, तारीख में जो भी चीज़ें होती हैं, लेकिन अमेरिका को हमेशा के लिए समझा जाएगा कि तारीख में जितनी भी सुपर पावर्स वजूद में आई, उनमें इंतहाई गैर जिम्मेदार सुपर पावर जो है वो अमेरिका थी। अमेरिका ने यह 7 जंग के दौरान इंसान के अंदर जो कन्फ्यूजन पैदा किया, एक नया इंसान पैदा किया, डरा हुआ, सहमा हुआ, खौफनाक, दर्दनाक, इस तरह की सूरत हाल में रहने वाला। यह क्या हुआ था? कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसको आपने हासिल करना था? और फिर क्या कर लिया? अगर सोवियत यूनियन मुनहजम हो गया तो आपने दुनिया में कौन सी तब्दीली? आपने देख नहीं लिया है कि आपकी इकनॉमी से बड़ी इकनॉमी, आपकी इंडस्ट्री से बड़ी इंडस्ट्री, आपके तमाम वसाइल से ज़्यादा वसाइल, आपके डॉलरों से ज़्यादा डॉलर, खरबों डॉलर ज़्यादा वो चीन लेकर बैठा हुआ है। आप तो उसके इतने मकरूज हैं कि अमेरिका एक लिहाज से वो बिक चुका है चीन के हाथों। तो अब आप अपने आप को एक गुंडा जो आपका रवैया है उसको लेकर आप बैठ रहे हैं, आपकी मर्जी है, अमेरिका बैठा। अगर अब ये जो आपने बात की है गुंडा रवैया, तो क्या ये प्रॉक्सी वॉर अगर वहाँ पर शुरू करते हैं और अंदर ही अंदर कोई इस तरह की चीज़ शुरू कर दी जाती है, वहाँ पे फंडिंग वगैरह, यहाँ पर जो ग्रुप्स वहाँ पे मौजूद हैं, जो पंजशेर की सूरत हाल, अगर उसका इस्तेमाल किया जाता है तो फिर क्या सूरत हाल बने? देखिए मेरी बात सुने, चीज़ें इस तरह नहीं होती हैं। खुल गया इस 40 साल में हमने देख लिया एक एक चीज़ को, जो कुछ उन्होंने किया। बहुत से वाक़यात हैं, 1000 वाक़यात बता सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी है। बस ये हुआ ना कि रूसी फौज दरियाए आमू को क्रॉस करके वापस चलेगी ना। रूस ने अपने आइन के आर्टिकल 6 में लिख दिया था कि जो रियासत सोवियत अलग होना चाहे वो हो सकती है। तो ठीक है, रियासतों ने अपना फैसला किया और अलग हो गई। ये वफाकी निज़ाम में, कॉन्फेडरल निज़ाम में ये यूनिट्स को अख्तियार दिया जाता है। अभी भी अमेरिका के डिसइंटीग्रेशन के लिए जब वो जीत कर आए थे डोनाल्ड ट्रंप, तो कितने लोगों ने वोट किया था कि हम नहीं रहना चाहते हैं अमेरिका के वफाक के अंदर। जब लोग इस तरह फैसला करना शुरू हो जाते हैं तो फिर ये भी होता है कि जिस तरह से सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, मुझे तो इंडिया का नज़र आ रहा है, बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है कि इंडिया डिसइंटीग्रेट होने जा रहा है और वो अपने आप को सुपर पावर समझ कर रहा है। अमेरिका का डिसइंटीग्रेशन रखा हुआ है। अमेरिका तो एक दफ़ा हो चुका है, 2 मुल्क अमेरिका बन चुका है। ये जो जब आए थे इब्राहिम लिंकन, तो अमेरिका के अमली तौर पर 2 सदर बन गए थे। नहीं तो लेकिन लगारी साहब, अभी जिस तरह कि आपने भारत की भी बात की और हम ओवरऑल अफगानिस्तान, भारत, कश्मीर, अमेरिका, इन सब के किरदार की बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर भारत पहले भी वहाँ पे कठपुतली हुकूमत बना के बैठा हुआ था अफगानिस्तान में, अब उसको नो डाउट बहुत बड़ा धचका लगा है जो वहाँ से अमेरिका निकले और तालिबान की हुकूमत बनी है। अगर ये मुख्तलिफ हिकमत अमलियाँ अपनाता है, वहाँ पर प्रॉक्सी फंडिंग करता है, अनरेस्ट की कोशिश करता है, जिस तरह ये दाइश के 5 तरबेती कैंप चला भी रहा है, तो इस तनाजुर में आप सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? किस तरह 20 साल अमेरिका ने लाओ लश्कर समेत वहाँ पर जंग लड़ी। अमेरिका नेटो फोर्सेस लाया, अमेरिका दुनिया भर की फौजें ले आया, 20 साल तक जंग चलती रही और वो जो घड़ी की सुई टिक टिक कर रही थी, उसके साथ डॉलर्स का खर्चा भी टिक टिक कर रहा था। सब कुछ हुआ। आखिर में क्या हुआ? जो अभी वज़ीर आज़म बने हैं मुल्ला हसन आखून, ये तो वही थे जो मुल्ला उमर के साथ बैठे थे, वापस आ गए। मुल्ला उमर तो वैसे भी इक़्तिदार में नहीं थे, मुल्ला रब्बानी थे जो इंतज़ाम को देख रहे थे। अब भी नहीं, मेरा सवाल ये है कि अब इनकी मौजूदगी में दाइश के 5 तरबियती कैंप चलाना, मेरा इस पर सवाल है। नहीं, चला रहा है, वो दहशतगर्दी करेगा, वो वारदातें करेगा, वो कुछ भी कर सकता है, वो हमें भी परेशान कर सकता है, वो अफ़गानिस्तान को भी परेशान कर सकता है। लेकिन कार अमेरिका फेल हुआ ना तो इंडिया पास हो जाएगा, इंडिया कामयाब हो जाएगा। इंडिया कामयाब नहीं होगा, कुछ जानों का नुकसान होगा और उसकी अपनी साख का नुकसान होगा।
इंडिया खुलकर आएगा, हम दुनिया को बताएंगे, आप दुनिया को बताएंगे कि भाई इंडिया ये कर रहा है, ये कर रहा है, यहाँ कैंप है, यहाँ कैंप है। दुनिया अंधी तो नहीं है। सही। इंडियन जो शहरी हैं वो अंधे तो नहीं हैं, वो नहीं देख रहे होंगे कि हमारा मुल्क जो है वो क्या कर रहा है और हमारे मुल्क की प्रोपेगेंडा की मशीनरी क्या कर रही है। सही। सारा कुछ लोग जानते हैं। एक सेकंड वर्जन इंसान खुद अपने दिल में सोच लेता है तो वो खुद जान लेते हैं लोग कि क्या हो रहा है और इंडिया क्या खेल खेल रहा है। ये शाइनिंग इंडिया जो है वो डार्केस्ट इंडिया है और उसका अंधेरा जो है पूरे इंडिया पर फैला हुआ है। तो उनका ख्याल है कि हमने खुशहाली हासिल कर ली, हमने इकोनॉमी बना ली। भाई आपने मित्तल बनाए हैं, आपने अंबानी बनाए हैं, आपने दौलतमंद बनाए हैं। आपने 100, 200, 500, 1000 दौलतमंद बनाने के बाद कहा कि इंडिया अमीर हो गया। नहीं अमीर हुआ है ना, और इंडिया अब भी कुछ नहीं हासिल कर सकेगा। बना लें आपकी जनाब, आपकी जो ग्राफ है बहुत ऊपर चला गया। आप कहें कि जी हमारे पर कैपिटा इनकम तो आखिरी आदमी को जिसको आप कह रहे हैं कि इतने आप $1000 का, मैं कहता हूँ 90%, 95%, 98% इंडियन कभी सोच भी नहीं सकते कि वो जो हैं वो $2 से $3000 जो है वो एनुअली कमा सकेंगे। नहीं, सोच भी नहीं सकते। सही। लेकिन अभी जो कुछ भारत कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और जिस तरीके से अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करता रहा, जिस तरह कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किया हुआ है, आज हमने डोज़ियर पेश किया है। हम अपना ये भारत की हकीकत को बयान करने का जो सिलसिला है इसको ऐसे ही जारी रखेंगे और उम्मीद ये करेंगे कि दुनिया इसको कबूल करेगी और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई एक ना एक दिन तो होगी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस के हवाले से आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं। पोलिंग का वक्त 5 बजे ख़त्म हुआ है, तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है और अब कुछ ही लम्हों की बात है, फिर नताइज आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। तो लगारी साहब, वज़रा का तो ये दावा है कि इमरान खान ही है जिन्होंने कैंटोनमेंट के इलेक्शन करा दिए, वरना लोग तो मुंतज़िर ही थे कि कौन कराएगा, कैसे होंगे। इमरान खान फिर वो भी करवा देना, कि बल्कि ने लोकल बॉडीज इलेक्शन भी करा दें। अगर ये उन्होंने करा लिए हैं बड़ी मेहरबानी करके तो उधर भी आ जाएं। कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में तो करा सकते हैं, बलूचिस्तान में भी करा सकते हैं। बलूचिस्तान में वो जो पार्टी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, वो तो इनके साथ इक़्तिदार की शराकतदार है, उसके साथ मिले और कहें कि जी इलेक्शन कराते हैं। जिन्होंने इलेक्शन कराने हैं वही करा रहे हैं और इसका क्रेडिट इमरान खान के सर बांधना हो तो रात को 12-1 बजे के बाद ही बांधें और उससे पहले ये बात ना करें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अभी नताइज तो आना शुरू हो जाएंगे, आप क्या समझते हैं? वैसे तो बड़े महदूद ये इलेक्शन होते हैं, तो बाज़-औक़ात हम ये भी देखते हैं बाय इलेक्शन हो या कोई भी इलेक्शन आए, उसके जो नताइज आते हैं उससे हम नथी करना शुरू कर देते हैं कि अवाम की पल्स क्या है, लोग किसका साथ देना चाह रहे हैं या फिर किसके नज़रिए से या किसकी परफॉर्मेंस से लोग इस वक्त राज़ी हैं। नहीं, इस तरह से नहीं होता, ये पैमाना नहीं है। कंटोनमेंट्स में और आम पब्लिक में सोच के धारे मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा। हाँ, आम पब्लिक के धारे और कंटोनमेंट के धारे जो हैं वो एक साथ नहीं होते हैं। कुछ वहाँ कुछ और चीज़ें सोची जाती हैं और यहाँ कुछ और चीज़ें सोची जाती हैं। लेकिन इलेक्शन फ्री हूँ, फेयर हूँ और इम्पार्शल हूँ और लोगों को पूरा मौका मिले कि वो आज़ादाना इंतखाबात में हिस्सा लें, एक अच्छी प्रैक्टिस है, ज़रूर होनी चाहिए। चलें भी, डिफेंस मिनिस्ट्री के मातहत तो ये इलेक्शन करा लिए गए। आप कोई नहीं, सुबह आप कहें उस्मान बुज़दार साहब को और आप कहें महमूद खान साहब को, आप जाम कमाल खान साहब को कहें कि जी आप लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन, और कहें उनको सरदार न्याजी साहब, अब्दुल कयूम खान न्याजी को, उनको कहें वो जो आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म आए हैं, आप कहें गिलगित बल्तिस्तान वालों को कि जी आपने बलदियाती इलेक्शन करवाएं, तो आप करवाएं ना बलदियाती इलेक्शन हर जगह पर। कौन रख रहा है? बाकी सिंध वालों को आप शुरू करें, सिंध वालों के पीछे हम डंडा उठाएंगे, कराओ इलेक्शन। क्रेडिट फिर आप देंगे इमरान खान को? अगर वो करा रहे हैं, आप कह रहे हैं ना ये भी कराएं फिर? हाँ, अगर वो करा रहे हैं तो ये कराएं ना, फिर हम कहेंगे कि क्रेडिट है आपका। और उन्होंने तो चलते इदारों को मुअत्तल किया, ये उनका कमाल है।
पंजाब के सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया, ये ताले लगाकर बैठ गए। और जो आते थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट का हम लेटर लेकर आए, अदालत का हुक्म लेकर आए, अदालत ने कहा है कि जनाब इदारों को बहाल कर दिया गया, जाएँ अपना काम करें, तो हुकूमत ने कहा नहीं, इधर ताला लगा हुआ है, आप नहीं आए, आप कहीं आप अपना घरों में चले जाएँ। तो काम नहीं करने दे रहे इदारों को। बल्दियाती इदारों को अगर काम करने देते जनाब वज़ीर आज़म, तो बल्दियाती इदारों के मसाइल तो एक हद तक हल होते। ब्यूरोक्रेसी के हाथ में मर्जी है, जो चाहें करें। और ब्यूरोक्रेसी बल्दियाती इदारों को वहाँ भी और सिंध में भी वही बल्दियाती इदारे जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी चला रहे हैं। एक सियासी चेहरा कराची में दिया गया है, लेकिन सियासी चेहरा अगर वोट लेकर आए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि ये मेयर हैं और मंतखब मेयर हैं, तो हमें भी अच्छा लगेगा। नामजद मेयर कोई भी हो, यानी एडमिनिस्ट्रेटर जहाँ भी होगा हम समझेंगे कि वो उस तरह वो वाला एडमिनिस्ट्रेटर है। तो हमें इस पर बात को ज़रूर देखना चाहिए कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आकर बैठें और तमाम हुकूमतों को कराने चाहिए। एक सवाल आपके लिए आया है कि बताइए क्या लग रहा है आपको कैंटोनमेंट के इलेक्शंस में किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है, कौन ज़्यादा वोट ले जाएगा? मेरे ख्याल में PTI की पोजीशन बेहतर रहेगी निस्बतन। और पंजाब में अगर टफ़ टाइम दिया, सिंध में पीपल्स पार्टी टफ़ टाइम देगी और वहाँ पर पंजाब में नून लीग टफ़ टाइम देगी। ओवरऑल जो है एक वो ज़्यादा नशस्तों का इम्कान जो है वो PTI का ज़्यादा है, वो ले सकती है। वो हुकूमत में होते हैं, जाहिर सी बात है कि मैंने अर्ज़ किया ना कि कंटोनमेंट का जो वोटर है वो एक ख़ास माइंड सेट का है और वो उनका माइंड सेट जो है वो PTI के माइंड सेट से बहुत मिलता है। स्पेसिफिकली हम कराची की बात करें तो आपको पता है यहाँ पर तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, पानी का मसला, कचरे का मसला, नालों की सफाई, सड़कें ठीक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होने वाला है, फिर बहुत सारे काम है जो कि करने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट का एक निज़ाम ही नहीं था, वो तो अब ये अल्लाह अल्लाह करके अगले महीने कहा जा रहा है कि ग्रीन लाइन सर्विस को उसका इफ्तिताह किया जाएगा, बसें आ जाएंगी। मुर्तज़ा वहाब ये कह रहे हैं कि अब जो मेयर आएगा ना वो वसीम अख्तर की तरह रोना नहीं रोएगा फंड्स का या वसाइल का, तो वसीम अख्तर को भी काम करने दिया जाता और उसको रोने का मौका ना दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। तो अब नया आएगा, उसके लिए हम भी दुआ गो हैं कि उसके पास अख्तियारात भी हों और वसाइल भी हों और एक चेक भी होना चाहिए कि भाई आप काम कर रहे हैं, बाकी काम हुआ है। यानी एक बिल्कुल मद्दे मुकाबले एक पब्लिक का अपना, एक लोगों का, आम आदमी का एक अपना चेक उनके ऊपर होना चाहिए, काम हो रहा है। कंटोनमेंट्स में कहीं कहीं तो बहुत अच्छे काम हो जाते हैं, लेकिन अगर हम कहें सदर कंटोनमेंट में क्या काम हो रहा है, बाद में सदर में नदियाँ चल रही होती हैं। इसी तरह से बहुत से और कंटोनमेंट्स हैं। वो तो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं MKM के 35 साल और मेरे 15 दिन, इनका मवाजना कर लें, मैंने काम ज़्यादा किया। बिल्कुल किया होगा। 15 दिनों में सारे के सारे आसमान के तारे टूट कर यहाँ पड़े हुए हैं और सजदारे हो गए और कोई मसला रहा ही नहीं है। सफाई ऐसी हुई है कि बस सफाई हो गई। तो अब ऐसी बातें करने अब एक और तनाज़ा लगारी साहब खड़ा हो गया, बिजली के बिल में KMC का टैक्स है। विफाक और सिंध हुकूमत आमने सामने आ गए हैं। विफाक ये कह रहा है कि जी KMC टैक्सेस में से 2 को जमा करने की इजाज़त पर काम कर रही है। वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं विफाक, वो ये कह रहे हैं कि मुखालफत करेंगे हम असद उमर साहब। अब ये अल्लाह जाने क्या चक्कर चल रहा है कि टैक्स डालना है और नहीं डालना। वो ये कह रहे हैं कि इसमें TV फीस पहले से बिजली के बिलों से वसूल की जा रही है, तो फिर KMC टैक्स क्यों नहीं? देखिए KMC एक वो है, एक प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है और वो जो है वो कुछ चीज़ों की सारिफ भी है, वो सारिफ के तौर पर भी काम करती है। अगर वो एक चीज़ इस्तेमाल करती है, वो जो KMC की सहूलत लगा रहे सब 13 साल के बाद याद आ रहा है कि भाई इसमें से टैक्स डाला जाए बिलों पे और फिर आवाम से लेके फिर कचरा उठाया जाए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि टैक्सेशन को फेडरेशन के टैक्सेस हैं वो कम कर दिए जाएं इन चीज़ों के ऊपर। और अगर शहरी हुकूमत ऐसा क्यों नहीं करती है कि मोटर व्हीकल टैक्स जो है वो तो कराची की सड़कों पर चलती हैं ना, गलियों में चलते हैं ना, कटी फटी गलियों के ऊपर, तो वो मोटर व्हीकल टैक्स जो है तो वो क्या ये लाड़काना की हैदराबाद की सड़कें कारपेटेड है? कोई भी नहीं है कराची की। क्या कहीं कराची में फिर क्यों वसूल किया जा रहा है, वहाँ की बात क्यों नहीं हो रही? मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगर वसूली करना है और शिफ्ट ही करना है तो ऐसा टैक्स जिसको KMC या KDA या कोई डेवलपमेंट का इदारा अगर सड़कें बनाता है और अगर वो तरक्याती काम करता है तो शहर की जो टैक्सेशन की वो चीज़ है उसकी मद में जाना चाहिए ना। आप एक डेवलपमेंट का काम करते हैं, उसको कौन इस्तेमाल करता है? जो इस्तेमाल करता है वो उसको टैक्स मिलना चाहिए।
फ़र्ज़ करें KDA ने एक जगह पर रोड बनाई, उस रोड को इस्तेमाल जो है वो जो भी लोग कर रहे हैं वो टैक्स तो KDA को देना ताकि पता चले। सही। आप क्यों लेते हैं जगह जगह पर ऑक्ट्रा है वो लगा हुआ है, टैक्स लगा हुआ है जो आप वसूल करते हैं। जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले या सी पैक पर जो वो जा रहा है, टैक्सेशन जा रही है, वो किसी इदारे को तो जा रही है ना, जिसने वो तामीरात कराई होंगी। यानी बिल्डिंग बनाए KMC और टैक्स जो है वो लेकर है वजारत हाउसिंग एंड प्लानिंग। तो ये क्या बात हुई? तो ये चीज़ें इतनी देर बाद क्यों सेटल हो रही हैं? ये शहर कोई अभी थोड़ा आबाद हुआ है, मास्टर प्लान इसका बना नहीं हुआ, ये वाले मामलात भी अजीब हैं, मान रहे हैं नहीं मान रहे, रस्साकशी पिस रहे हैं। वह कौन मानेगा? यहाँ लैंड कंट्रोल जहाँ 10-12 इदारों के पास हो तो आप किसको कहेंगे कि जनाब आप ये काम कीजिए? ठीक है, आप कर भी लें तो KMC के इलाके कितने हैं? KMC जाकर उस पर जहाँ पर ऑपरेट करती है, जहाँ से टैक्सेशन करती है, वो जाकर करेगी ना। सही। तो KMC को भी और दीगर इदारों को भी, उनको अगर शेयर करना है तो एक लेयर नीचे आपको अख्तियारात देने होंगे, लाड़काना में भी। और आपका क्या ख्याल है, ये जो टैक्स है क्या ये बिलों से वसूल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? नहीं, एक जगह से कम किया जाना चाहिए, फिर वसूल करना चाहिए। ये नहीं है कि एक डंडा जो है वो वफाक मार रहा है, एक डंडा सूबाई हुकूमत मार रही हो, एक डंडा जो है वो कराची की जो इंतज़ामिया या कराची की जो कारपोरेशन है वो मार रही हो। आप कहीं ना कहीं से डंडे को कम करें ना। ये तो कोई बात ना हुई कि एक चीज़ की मद में सब बैठकर टैक्स वसूल कर रहे हो। अगर वफाक टैक्स वसूल कर रहा है तो फिर आप वफाक को मना करें कि जनाब आप इसको टैक्स को वसूल ना करें। पहले तो एक चीज़ तय हो जाए ना। ये क्या बात हुई कि 5 रुपये वफाक ले रहा है, चले भाई 3 रुपये हम भी लेते हैं, तो आखिर में तो कंज्यूमर के पास जा रहा है ना। आखिर में तो जो शख्स है जो कंज्यूम कर रहा है उसको देने। मुझे इसमें एक बात ये भी समझ नहीं आ रही कि जब हम लोग वैसे टैक्स पे करते हैं, वैसे मुझे ये बताएं कि जनाब बिल पाकिस्तान भर में वो अभी भी खसारे में है PTV, उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन अगर उसके बिलों की वसूली को शुमार किया जाए तो खरबों में चली जाएगी। हर आदमी से वसूल कर रहे हैं ना। PTV देखने का टैक्स हर आदमी देख रहा है। उसको PTV देखने का जो बिजली का बिल है वो हर शख्स दे रहा है, तो फिर बोल का भी दे। फिर दूसरे चैनल भी कहें कि जी नहीं हम कमाल है, आप PTV के लिए तो 20 रुपये ले रहे हैं या 50 रुपये ले रहे हैं या 100 रुपये ले रहे हैं या जो भी ले रहे हैं, तो फिर आप हमारे लिए क्यों नहीं करते हैं ये वसूलियाँ? तो फिर जाकर आप मतलब मालूम हो कि सारी सूरत हाल में लगा रही सब बात वही है कि कराची के अवाम पिस रहे हैं क्योंकि सड़कों पर हादसा होते हैं, उनकी मुरम्मत नहीं करवाई जाती, टैक्स पे टैक्स हम लोग दे रहे हैं, लेकिन एज सच परफॉर्मेंस हमें उस तरीके से नज़र नहीं आ रही जो कि होनी चाहिए। ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बेहतरी आई है और ना ही वैसे इदारों की कारकर्दगी भी देखी जाए तो वो बिल्कुल सिफर है। यहाँ पर जिस तरह चोरियाँ हो रही हैं, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, वो भी सभी देख रहे हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो तूरगढ़ की बात करेंगे जहाँ पर कलमनाक हादसा पेश आया है, वहाँ पर आसमानी बिजली गिरी है, 14 अफराद जान बाग हुए। बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। अफसोसनाक खबर है ये तोरगढ़ से, जहाँ पर शदीद बारिशें हुई हैं और आसमानी बिजली गिरने से 14 अफराद जाँ बाग हो गए हैं। इसके साथ साथ एबटाबाद में काकोल के करीब भी लैंड स्लाइडिंग हुई है। मकान की छत गिरने से जाँ बाग अफराद की तादाद 5 हो गई है। 8 अफराद को मलबे से निकाला गया है। बहुत ही ये लगारी साहब दिलखराश वाक़यात हैं, अफसोस ही किया जा सकता है। हाँ ज़ाहिर है, हम इज़हार अफसोस करते हैं, इज़हार ताज़ियत करते हैं उन ख़ानदानों से जो इस कुदरती आफत से मुतासर हुए हैं। हमारे अंदर ये इस्तिताअत नहीं है। इंसान ने नेचर को बहुत फतह किया है और नेचर की बहुत सी सख्तियों पर काबू पाया है, नेचर की बहुत सी ऐसी चीज़ों पर काबू पाया है जो नामुमकिन लगती थी। लेकिन ज़ाहिर है जो नेचर का ये हिस्सा है कि जनाब बिजली गिरती है और कोई भी चीज़ वो कहीं भी गिर सकती है। वो किसी अमीर मुल्क में भी ऐसा हो सकता है, किसी गरीब मुल्क में हो सकता है कि वहाँ पर उन्होंने एक डिफेंसिव कोई मेयार लिया हो और अगर इंसान ऐसा कर सका और कभी आसमानी बिजली के गिरने से उसको रोक सका तो ज़ाहिर इंसान रोक लेगा। और नेचर में बहुत सी चीज़ें, हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं जो नेचर इजाज़त नहीं देती थी कि इंसान ज़िंदा रहे, मगर इंसान ज़िंदा है और इंसान नेचर को फतह किया है। ये दोनों वाक़यात जो तोरगढ़ का है और जो एबटाबाद का है, दोनों हज़ारा डिवीज़न के हैं
और बहुत ही तकलीफदेह हैं। अच्छा, वैसे खैर ये तो आसमानी बिजली गिरी है, ये तो कुदरती एक आफत है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, कहीं भी कोई ऐसा वाक़या पेश आ सकता है कुदरती तौर पर। लेकिन ये जो शदीद बारिशें जिसमें जनाब लोगों की छतें गिर जाती हैं, लोगों का सामान बह जाता है, इतना नुकसान होता है, कच्चे मकान हैं जो कि ज़ोर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ ज़रूर सोचती हूँ कि जो एक महकमा मौसमियात है या फिर जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर पेश की इतलात हों, जिस तरह बाहर के ममालिक में हम देखते हैं कि लोग घर छोड़ के चले जाते हैं, कहीं और नकल मकानी कर लेते हैं, जब इस तरह की सूरत हाल होती है, खदशा होता है तो तूफ़ानी बारिशें हो सकती हैं, नुकसान हो सकता है। यहाँ पे ऐसा मतलब होता है ना, प्री प्लान कोई तैयारी नहीं होती। तो ये कि हमने क्लाइमेट चेंज पर जो हो रहा है, हमने उसमें कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया है। दावे हैं हमारे कि हमने अरबों दरख्त लगाने का तहैया कर रखा है, अगर अरबों दरख्त लग जाएँ तो दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो जाए। तो ये सूरत हाल हम चाहते हैं, दुआगो हैं कि क्लाइमेट जो बदला है। देखिए, मैं अर्ज़ करता हूँ कि हम बीजिंग की तरफ सफ़र कर रहे थे एक दफ़ा, तो पाकिस्तान से गुज़रते हुए और फिर भारत से गुज़रते हुए लगता था कि नीचे के जो है सिर्फ धुआं ही था, यानी सिर्फ खलाक, नीचे की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। हम चीन में दाखिल हुए, चीन में टोटल रोड पर चलती हुई गाड़ियाँ नज़र आ रही थी, और रात के वक्त, ये नहीं है कि दिन में कोई फ़्लाइट जा रही थी, रात के वक्त हमें शहर लग रहे थे कि ये शहर है, ये शहर की बत्तियाँ हैं, और हम बहुत ज़्यादा ऊपर प्रवास कर रहे थे। फिर भी वहाँ का जो है वो इन्वायरमेंट आलूदगी नहीं है, आलूदगी नहीं होती, वहाँ विजन काफ़ी क्लियर होता है, आपको हर चीज़ नज़र आती है। बिल्कुल यही है, हमारे यहाँ आलूदगी ने जो है बहुत तबाही मचाई हुई है। और ये ज़्यादा, मैं एक बात रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ, हमारे दरियाओं में, हमारी नहरों में जो शहर का सीवरेज है वो शामिल किया जा रहा है, वो इंतहाई तबाहकुन है। इस दरिया को जो हमेशा पाक हुआ करता था और हमेशा हम इसका पानी पीते थे, अब दिल डरता है, हम इसी का पानी पीते हैं, लेकिन पूरा गार्बेज ऊपर से लेकर नीचे तक जो है शहर के अंदर डाला जा रहा है। यानी सीवरेज लाइनें जो है वो ड्रॉप हो रही हैं दरिया। समंदर में, यहाँ पे कराची में भी समंदर में जो सीवरेज की पाइप्स हैं वो कनेक्शन है उनका, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। खैर लगारी साहब, ये तो भी इंतज़ामिया को चाहिए ना कि इस पर काम करें या फिर इस चीज़ को देखा जाए, सोचा जाए, अमली बनाई जाए। आगे बढ़ते हैं कि चूँकि टाइम अब कुछ कम है, तो जहाँ खुशी गम है वहाँ खुशी भी है। तो खबर अच्छी है, गोल्ड मेडल मिला इनाम भट्ट साहब को बीच रेसलिंग वर्ल्ड सीरीज़ में। उन्होंने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया है और टूर्नामेंट में आज़रबाईजान के पहलवान को उन्होंने शिकस्त दी है। अच्छा, अब ये देखिए आप कि ये वो खेल है जिन पे हमारी को ख़ास तवज्जो नहीं है और अपने तय मेहनत करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ये होता है। कौन सा हमने वजीफ़े लगा रखे थे भोलू ख़ानदान के, भोलू, अकरम, आज़म, गोगा, फिर उसके बाद ज़ुबैर झारा, फिर उसका बेटा अपना नासिर। हमने उनके लिए क्या किया? वो तो बीमारियों में मुब्तला होकर चल गए। हमने इन सबको देखा था, इनको हमने देखा, ये जिस तरह से कर रहे थे, जो भी होता था इनका अपना खर्चा होता था, किसी ने भी उनको, यानी एक ज़माना ये था कि ईरान में पाकिस्तानी सफारत खाने की पहचान के तौर पर कि ये पाकिस्तान का है, भोलू पहलवान की तस्वीर लगी हुई थी, और भोलू पहलवान की ज़िंदगी में ये तस्वीर लगी थी, और वो रस्तों में जमा, और हम जो है इस पर तवज्जो नहीं दी। ये नौजवान ने एक महीने के अंदर, एक महीने के से भी कम अरसे में एक दूसरा गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है, और ऐसे पैशनेट लोगों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, और अब भी उनकी हौसला अफजाई के लिए इनाम भी अच्छा मिलना चाहिए, और आगे इनसे कमिटमेंट भी होनी चाहिए कि भाई आपका ख्याल रखा जाएगा, खेल का ख्याल रखा जाएगा, वो ताकि आप अपनी कौम करें ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आखिरी में आपसे सवाल कर रही हूँ, अब न्यूजीलैंड की टीम 18 साल के बाद पाकिस्तान पहुँची है, ये भी बड़ी अच्छी खबर है कि लोगों ने हम पे ट्रस्ट करना शुरू किया, दूसरे ममालिक ने, और सिक्योरिटी के मामलात को लेकर हम पहले काफ़ी परेशान रहे हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह दरवाजे खुल चुके हैं, और अब तो रमीज़ राजा आ रहे हैं बतौर चेयरमैन पीसीबी। हमें आज ही उस हवाले से भी इलेक्शन है, तो ये कैसे देख रहे हैं आप? न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 18 साल बाद पाकिस्तान आई है, ये एक बहुत अच्छी अलामत है। हमारे लोगों के पास इंटरटेनमेंट क्या है? कोई ऐसी चीज़ जिससे लोग इंटरटेन हो सके। अच्छा, अगर आप मौका नहीं देंगे, एक तो बेरोज़गारी, एक तो गुर्बत, एक अफलास, एक महंगाई, इन तमाम चीज़ों ने लोगों की सांस अटका रखी है। आप और कोई तफरीह भी उनको नहीं देते हैं। पार्क में जाते हैं, वहाँ पर जो है वो बिल्कुल ख़त्म, कोई घास ही नहीं है। आप जाएं किसी जगह पर, आप जा नहीं सकते हैं। सिनेमा बंद हो चुके हैं,
कोई इंटरटेनमेंट लोगों के अंदर जो घरों के अंदर जो रखे हुए हैं टेलीविज़न सेट, उनसे कोई चीज़ खुशी नहीं मिलती है। चलें खेल की तरफ आएँ, लोग कम से कम इस बात पर तो इंटरटेन हो सकें कि आप कुछ तो उनके लिए कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है उसका आना हमारे लिए मुबारक साबित होगा और दरवाज़ा खुलेगा। चलिए इसी अच्छी खबर के साथ नाज़रीन मैं लगारिया अदा करूँगी और आपसे इजाज़त लूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।